Hello, Namaskar. Welcome to this beautiful evening. Hello, everyone. Hello. Hello, everyone. Hello. Hello, friends. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. I welcome you all once again. And this is the episode where I'm talking about all the complete package of the news, where I can inform you and I can actually give you the real mirror of the news that you keep listening on your mainstream media. And my job is to give you the clear picture, the real mirror behind the news and what is happening actually during corona pandemic and what happened after corona pandemic, why the GDP is minus 23.9, and what is about Congress and what is about BJP to deteriorate the condition of our country. So keep ready, keep alive, and keep listening. Please ask your questions, please ask your valuable queries, I'm waiting for your valuable suggestions, and I am now telling you some of the very latest updates of today and some of my own analytical news that I give you every day. हिंदी में कहूँ तो विश्लेषण पूर्ण जानकारी जो मैं आपको रोज देती हूँ, जो मैं आपको हर अल्टरनेट डेज फेसबुक पे लाइव आकर देती हूँ, और जानकारियाँ जो मैं आपको एक सच्चाई का आईना आपके सामने लाती हूँ, रियल ट्रूथ आपके सामने लाती हूँ, एक सच्चाई और एक ईमानदारी से भरी हुई घटनाओं का एक पूरा क्रम मैं आपको बताती हूँ, और एक तरह से मैं आपको जो एक पूरी रियल स्टोरी के फॉर्म में खबरें बताती हूँ। इसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पर हैं और आप लगातार मेरी खबरों को सुन रहे हैं, लगातार मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लगातार जो है आप अपना टाइम दे रहे हैं, और आपको बहुत इंटरेस्ट है कि आप एक बुद्धिजीवी समाज के निर्माण में मेरे साथ हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि और भी लोग हमारे साथ में जुड़े, और मैं वेट कर रही हूँ लोगों के जुड़ने का, और मैं चाहती हूँ कि एक बुद्धिजीवी समाज हम लोग तैयार करें, और मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मैं आप लोगों के सामने आऊँ, और आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुझसे मैं एक सच्चाई से भरी हुई जानकारी आपको दूँ, एक विश्लेषण से भरी हुई जानकारी आपको दूँ, और मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली जो खबरें आप दिन भर मीडिया में सुनते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनते हैं, वो कैसे अंडर कवर है, मतलब आधी बात बताकर आधी बात छिपा ली जाती है, और जब आधी बात छिपा ली जाती है तो आपको पता ही है कि जनता कितनी भोली भाली होती है, जनता जो है जनार्दन होती है, इसीलिए जनता के भोले भालेपन का जो है इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जाता है, जनता के भोले भालेपन को जो है सरकार द्वारा अपनी वोट बैंक में तब्दील किया जाता है, जनता के भोले भालेपन को, जनता के धार्मिक आस्था को एक टूल बना के, एक उपयोगी टूल बना के जो सरकार अपने वोट बैंक भरने के लिए इस्तेमाल करती है। आज चाइना ने भी कहा है कि धर्म जो है वो अफीम है, तो धर्म की अफीम में जो है चाइनीज गवर्नमेंट विश्वास नहीं रखती, ऐसे चाइना की गवर्नमेंट ने आज कहा है। तो मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूंगी लगातार। आज शुरू करते हैं कि डॉक्टर कफील खान जो है, जो गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनका जो है डॉक्टर कफील खान की आज रिहाई हो गई है, मतलब कल रात को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो दो जजों की जो बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, एक तो जस्टिस माथुर थे और एक जस्टिस सौमित्र दयाल, तो दोनों जस्टिस सौमित्र दयाल और जस्टिस माथुर की जो बेंच है, उन्होंने जो डॉक्टर कफील खान पे जो उन्होंने उन पे एनएसए लगाया था, एनएसए को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते, रसूख
हम बोल सकते हैं उसको, उन पे जो लगाया हुआ था उसको गैर कानूनी बताया, रसूखा जो लगाई हुई थी डॉक्टर कफील पे। और ये भी बताया गया कि डॉक्टर कफील पे एनएसए लगाने का कोई मुद्दा नहीं बनता है, क्योंकि जब 13 फरवरी को वो लेक्चर दे रहे थे अलीगढ़ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जब वो एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब वो लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच अनुच्छेद 19A की जो हम बात करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते जो है उन्होंने भाषण दिया है। और मतलब बहुत कॉमन भाषण है, आप सुन सकते हैं उनके भाषण जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया, उसमें कहीं भी उन्होंने सरकार की अवहेलना नहीं की, किसी भी जुडिशियरी की अवहेलना नहीं की, उन्होंने संविधान की अवहेलना नहीं की, और ना ही उन्होंने कोई उकसाऊ भाषण दिया है। उन्होंने सिर्फ मोटा भाई करके कुछ एड्रेस कर दिया था, और जिसके चलते उनको मुंबई में जाके, जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करते, मुंबई में जाकर एसटीएफ की टीम ने उनको मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर जो 2017 में भी जिन्होंने अपने दोस्त के क्लिनिक से और अपनी निजी क्लिनिकों से कंसल्ट करके उन्होंने जो है बच्चों के स्पेशलिस्ट है, वो बच्चों के डॉक्टर है, तो उन्होंने जो है बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट जो है अपने लेवल पे किया, अपनी कार का पेट्रोल खर्चा करके अपने दोस्तों के क्लिनिक से उन्होंने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट उन्होंने किया था। तो ऐसी बातें सामने जब आती है तो ऐसे डॉक्टरों पे प्राउड फील होता है। उन्होंने जेल से कई बार दरख्वास्त लगाई कि उनको इस कोरोना काल में उनको बच्चों की सेवा करनी है, उनको गरीबों की सेवा करनी है। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में जाकर उन्होंने कैंप लगाया था, बीमार बच्चों के चमकी बुखार जिन बच्चों को हो गया था बिहार में, उनके लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में जाकर उन्होंने कैंप लगाया था। मुजफ्फरपुर एक बिहार का जिला है, वहां जाके उन्होंने मुफ्त दवाइयां बांटी, कैंप लगाए, और जिसके लिए उनको कुछ नहीं मिल रहा था। तो इस तरह के डॉक्टर जो इतने सिंसियर डॉक्टर है, उन पे एनएसए कैसे लगाया जा सकता है? इसको लेकर जो जस्टिस माथुर है और जो हमारे जस्टिस सौमित्र दयाल है, उनकी बेंच ने बहुत बड़ा आश्चर्य जताया, और उन पर जो एनएसए लगाया गया था उस एनएसए को गैर कानूनी बताया गया, कि जो एनएसए उन पर लगा हुआ था वो गैर कानूनी है। और इस तरह से जो है जो वहां के डीएम थे, तो डीएम ने उन पर जो है किसी तरह के जो शांति भंग करने के जो इल्जाम लगाए थे, तो डीएम ने जो है आधी अधूरी जानकारी सुनी थी, और सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग के चलते, सिलेक्टिव चीजों को सुनकर, सिलेक्टिव चीजों को जानकर उन पे इस तरह की जो है एनएसए लगाई गई। उन पे जो है देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, और उनको जो है इस तरह से एसटीएफ की टीम ने जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया, जो अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। जो एक हमारे देश के इतने भावी डॉक्टर और हमारे यहाँ के इतने जो सिंसियर डॉक्टर, हम एक तरह से कहेंगे सिंसियर गवर्नमेंट सर्वेंट, आप तो जानते हैं गवर्नमेंट में क्या हाल चलते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेरे को 1-2 बार मौका आया है, वहां पर ठीक से बात तक नहीं करते, उनको बात करने की तमीज तक नहीं है डॉक्टरों को। क्या रे तू रे ऐसे बातें करते, तू तड़ाक से बात करते हैं वहां। खासकर मुंबई के हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो डॉक्टरों को बात करने तक की तमीज नहीं है। और इस तरह के माहौल में जो डॉक्टर कफील खान अपनी जेब से खर्चा करके अपने मित्रों की सहायता से बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है इस तरह के भद्दे कानून लगा के उनको 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक बार उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर उनकी गिरफ्तारी को बिना वजह डिले किया गया, और उनकी जो पेशियां उनको बेवजह डिले किया गया। और अननेसेसरी डिले के चक्कर में अभी भी उनका जो डिले है कुड हैव अवॉइडेड। डॉक्टर कफील का जो अननेसेसरी डिले हुआ है जो उनकी रिहाई में, उसको भी अवॉइड किया जा सकता था, उनको स्पेशल केयर में लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि
हमारे यहाँ का सिस्टम जो है, हमारे यहाँ पे जो मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जो है सब मिले जुले होते हैं। ये लोग जो है एक इनोसेंट बंदे को, जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करना जानते हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या किसी तरह का कॉम्प्लेक्स होना इन लोगों को शुरू हो जाता है। और जब इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस इन लोगों को शुरू हो जाते हैं तो ये लोग जो है कुछ ना कुछ नया तिकड़म फंसाने का किसी व्यक्ति विशेष को करने लगते हैं। एनएसए लगा देते हैं। एनएसए इंदिरा गांधी के समय में 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसपे कोई पूछ परख नहीं की जाएगी, सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बंदे ने यूपी में, एक बंदे ने व्हाट्सएप स्टेटस रख लिया था बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमीडिएट बेसिस पे नॉन बेलेबल वारंट करके लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। सरकार की अवमानना मानकर, कोर्ट की अवमानना मानकर आजकल बहुत कुछ चल रहा है ऐसा, आपको पता ही होगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं। प्रशांत भूषण वाले केस में क्या हुआ, तो इस तरह से अवमानना के केसेस में लोगों की लगातार गिरफ्तारियां की जाती है। लोगों की इस तरह से गिरफ्तारियां की जाती है कि सोचना समझना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से सिचुएशन से लड़ा जाए, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। फ्रेंड्स और फैमिली परेशान होते रहते हैं। इसी तरह से आम जनता को जो है मोदी काल में परेशान किया जा रहा है। आम जनता को जो है मोदी काल में उनकी नौकरियां तो चली गई है, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, और इस तरह से जो अलग अलग धाराएं पता नहीं ये लोग कहां से उठा के लाए हैं। मोदी काल में 6 सालों से यही हो रहा है। वो पिंजरा तोड़ की जो एक कार्यकर्ता है, उनको भी कल दिल्ली हाई कोर्ट से रिहा कर दिया गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील को जो है रिहा कर दिया गया। तो कल जो है 2 बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, और बहुत ही मतलब एक करारा तमाचा जो है सिस्टम पे, और करारा तमाचा जो है पुलिस पे जड़ दिया गया कोर्ट के द्वारा। और जो एक अपने आप में बड़ी खुशी की बात है कि कोर्ट को, पुलिस को जो है इस तरह से करारा तमाचा जड़ के पुलिस को और कोर्ट को बता दिया गया कि एक इनोसेंट लड़की को या एक इनोसेंट डॉक्टर को बेवजह आप ज्यादा दिनों तक फंसा कर नहीं रख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि जुडिशियल सिस्टम में कहीं ना कहीं सच्चाई जो है बची हुई है। जुडिशियल सिस्टम में, न्यायपालिका में कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के लिए रहम थोड़ा बहुत जो 20-25% जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है। कहीं ना कहीं 20-25% रहम की जो एक कह सकते हैं जगह है, एक रहम जो है डॉक्टर कफील के लिए, और एक पिंजरा तोड़ संस्था की जो वो कार्यकर्ता थी जो दिल्ली के दंगों में जिसका नाम आया था, दोनों को जो है रिहा कर दिया गया है। आपको पता है यूपी के हालात कैसे हैं। यूपी में इस तरह की कारस्तानियां चलती रहती है। अभी एक महिला का एक लड़की का बस में, अब देखिए डॉक्टर कफील तो मदद कर रहे थे, सिस्टम की मदद कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाके, क्योंकि यूपी के जो सरकारी अस्पतालों ने जो है एक प्राइवेट डीलर की ऑक्सीजन जो सप्लाई करता था, प्राइवेट डीलर, उस प्राइवेट मेडिकल डीलर की उन्होंने पेमेंट नहीं की थी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी। डॉक्टर कफील ने क्या किया 2017 में, उनसे पहले उनको कोई जानता नहीं था। 2017 से पहले डॉक्टर कफील ने 2017 में जो बच्चे थे जो ऑक्सीजन पे थे, जो आईसीयू में बच्चे थे, उनके लिए सिर्फ उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, उनके क्लिनिक से, अपनी किसी परिचित से वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सिर्फ इस्तेमाल किया। अपनी गाड़ी में जाकर अपनी जेब से जो है टेम्पो में भरकर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवाए। तो उसमें सिस्टम को जो है, सिस्टम की एक नाक कट गई, एक तरह से उनकी नाक इस तरह से कट गई कि उनको लगा अरे हम तो कुछ नहीं कर पाते, देखो ये डॉक्टर जो है बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, बहुत बड़ा नेता बन रहा है ये, और बहुत बड़ा जो है कार्यकर्ता बन रहा है, बहुत बड़ा सोशल वर्कर बनता है, चलो इसको अंदर करते हैं। ज्यादा बड़े सोशल वर्कर बनोगे, ज्यादा बड़े कार्यकर्ता बनोगे, अभी आपको अंदर करेंगे। तो ये सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे चल रहा है। मतलब आप तो मरने दो, गनीमत है कि जो कोरोना काल में जिन संस्थाओं ने, जिन प्राइवेट कंपनियों ने, या जिन भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने जो लोगों को खाना खिलाया, कम से कम उनको उठाकर बंद नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कर दी है कि कम से कम कोरोना काल में जो लोग खाना खिला रहे थे जनता को, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिस्किट्स खिला रहे थे, पार्ले जी के बिस्किट खिला रहे हैं, खिचड़ी खिला रहे हैं, और दाल चावल खिला रहे हैं, रोटी सब्जी खिला रहे हैं,
पुलाव खिला रहे हैं। इस तरह से कोरोना काल में बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने, बहुत सारे गुरुद्वारों ने लंगर खिला के पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की जान बचाई है भूखमरी से कोरोना काल में। सरकार का बस चले तो उनको भी अंदर जाके बंद कर दे, एनएसए लगा दे उन पे, पता नहीं, मगर शायद कैमरे वैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुए वो लोग, तो सरकार जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। उनको भी कोरोना काल में गिरफ्तार कर लेती वरना। तो डॉक्टर कफील ने तो बहुत महान काम किया था, और उन्होंने जब उनको एज अ डॉक्टर, एज अ सोशल वर्कर उनको कहीं पे बुलाया जा रहा है बोलने के लिए, तो उनका काम है बोलना। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। मतलब जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी एसटीएफ की टीम ने मुंबई जाके उनको गिरफ्तार किया। आप सोचिए मतलब क्या चल रहा है हमारे देश में। कोई वो आतंकवादी है, वो तो बच्चों की जिंदगी बचा रहे, बीमारों की जिंदगी बचा रहे, पेशेंट्स के लिए वो दवाइयों का अरेंजमेंट करने के लिए सोचो, यूपी का बंदा, गोरखपुर का बंदा, बीआरडी हॉस्पिटल में काम करने वाला बंदा, वो मुजफ्फरपुर, बिहार मुजफ्फरपुर तक चला जाता है। बिहार मुजफ्फरपुर तक जाकर वो उस हद तक जो है काम कर रहा है, वो बच्चों के लिए, उस हद तक वो मरीजों के लिए काम कर रहा है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के। तो इस तरह के लोगों को तो प्रेसिडेंशियल अवार्ड देना चाहिए, राष्ट्रपति अवार्ड देना चाहिए इस तरह के लोगों को, उनके साहस की, उनकी हिम्मत की, उनके जो खुददारी की कह सकते हैं, उनके समाज में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उनके लिए उनको सम्मानित करना चाहिए, ना कि उनको एनएसए लगा के जेल में डाल देना चाहिए। इसके पहले भी उनको देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। उनके भाई के साथ में कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं है, उनके भाई के ऊपर एक जानलेवा हमला हो चुका है। अब डॉक्टर कफील की बीवी ने ये बताया है कि उनको जो है मजबूर और लाचारों पे जो है योगी सरकार का जो सितम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे मैं उस लड़की की कहानी बता रही थी कि वो लड़की जो है ट्रैवल कर रही थी, जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ है, तो दिल्ली के निर्भया कांड की तरह वो लड़की जो है वो लड़की बेचारी ट्रैवल कर रही है। ठीक है, वो लड़की ट्रैवल कर रही है। उसको वहीं पर जो ड्राइवर की कैबिन में, मथुरा की बात है, ये मथुरा की घटना है। मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, ये मैं थोड़ा कमेंट्स को हटाऊं यहाँ से। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस आप लोगों के वेलकम है। आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा जवाब देने के लिए, तो मैं अपनी हद में जितना हो सके आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगी। आप लोग प्लीज क्वेश्चंस मुझसे पूछते रहिए, और I would like to answer all the queries. I would like to answer all the questions. मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के सवालों के जवाब देना। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूं, और आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चंस पूछा करिए, क्योंकि जब भी मैं लाइव आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दे दूं, क्योंकि वरना वो प्रधानमंत्री के मन की बात की तरह 4-4.5 मिनट का जो है वो वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारा कम्युनिकेशन जो है, या हमारी डिस्कशन जो है वो 2 वे ट्रैफिक बने, 1 वे ट्रैफिक ना बने, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप लोग सवाल जरूर पूछिए। फिर क्या होता है कि वो बंदी निकलती है और वो ट्रैवल कर रही है, मथुरा से एक बस निकली है, उसमें ट्रैवल कर रही है। उसको ड्राइवर की कैबिन में उसको जो है बलात्कार उसके साथ में किया गया। पूरे 40 लोग बस में बैठे हुए हैं, 40 से 50 लोग बस में बैठे हुए हैं, और इस तरह से जो है दरिंदों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि जो 40-50 लोगों के बैठे होने के बावजूद भी ये लोग जो है उस लड़की का रेप कर लेते हैं, और उसके साथ में बहुत बहुत ज्यादा उसको चोटें वोटें पहुंचाई है। तो आप समझिए कि किस लेवल तक, किस हद तक जो है इन लोगों का एक तरीके से जो इनकी हिम्मत जो है गुंडाई की जो एक पराकाष्ठा हो गई है, किस तरह से हिम्मत इन लोगों की आगे बढ़ गई है। क्योंकि इस तरह के क्राइम्स करने के लिए हमेशा हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन इनको पता है कि पुलिस जो है कुछ नहीं करती है यूपी में, है ना। सिस्टम जो है वो कुछ मतलब लड़कियों को लेकर इतना सीरियस नहीं है, इतना ज्यादा जो है लड़कियों की इज्जत को कोई लेना देना नहीं होते हैं यूपी में। तो इस तरह से सिस्टम में जो है एक तरह से नौटंकी का माहौल है, और इस तरह से लड़कियों के साथ में रेप हो रहा है। मेरे ख्याल से इस तरह की सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, जिनको लड़कियों की इज्जत जो है ये 2 कौड़ी की लगती है, और लड़कियों की इज्जत जो है वो चवन्नी की इज्जत इनको लगती है, 2 कौड़ी की इज्जत लगती है। इस तरह की सरकारों को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से योगी सरकार को भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पता नहीं कहाँ के योगी है ये, हमेशा इनका मुंह फूला हुआ रहता है, हमेशा ये जो गुस्से में रहते हैं। योगी लोग तो बहुत कूल रहते हैं और बहुत ज्यादा
डिसिप्लिन रहते हैं, हर चीज को लेके बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। यहाँ का सामान यहाँ, ऐसी व्यवस्था तो ऐसी ही व्यवस्था, ऐसा तो ऐसा ही, वैसा तो वैसा ही। योगी लोग तो बहुत 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 ज्यादा जो है सिस्टमैटिक होते हैं, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं किसी भी चीज को लेके। मगर ये पता नहीं कहाँ के योगी है उत्तर प्रदेश में, जो इतना बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार जो लड़कियों के साथ में यूपी में हो रहे हैं, है ना, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, अरे अरे मतलब पूछो मत, इतने बलात्कार। और ये तो इनके यहाँ से एक ट्वीट तक नहीं आता है कि ये फलानी लड़की का बलात्कार हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि एक माँ ने और एक बेटी ने कैसे लखनऊ में राजभवन के सामने जो है, लोकसभा भवन के सामने जो है, सीएम हाउस के सामने उन्होंने किस तरह से अपने आप को जलाने की कोशिश की थी। पिछले हफ्तों में मैंने आपको एक वीडियो में पूरी जानकारी उसकी दी थी कि किस तरह से इन्होंने, माँ बेटी ने जो है गुंडों से परेशान होकर, जमीन के एक विवाद में गुंडों से परेशान होकर उन्होंने पहले पुलिस के पास गए। ये लोग दोनों माँ बेटी पुलिस के पास में जाने के बाद में पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी, पुलिस ने इनकी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए दोनों माँ बेटी जो है लखनऊ तक पहुंच गए। और लखनऊ तक पहुंचने के बाद में इन्होंने लोकसभा भवन के सामने अपने आप को जलाने की कोशिश की। पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही, मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं है। यूपी में लड़कियों की इज्जत जो है चवन्नी की कर दिया है ना, उनको कोई मतलब नहीं होता, ना एक ट्वीट आता है, ना उनके लिए कोई सामने आके मीडिया में बात करता है, ना तो कोई पुलिस वाला बात करता है, ना तो कोई इंस्पेक्टर बात करेगा, कोई बात नहीं करेगा लड़कियों के लिए। तो इसी तरह से मथुरा में भी इस तरह से का केस हो गया परसों रात में, और वो लड़की की जो इज्जत जो है उसको बुरी तरह से छिन्न भिन्न किया गया। उसकी अस्मिता लूटने के बाद में उसको, उस लड़की को जो है यूपी में आप समझिए आए दिन नई नई खबरें आ रही है। इसके पहले 2 दिन पहले जो है एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से शादी करने का वादा कर लिया, उसके साथ में प्यार व्यार कर लिया, पता नहीं क्या, तो उसकी जान के पीछे पड़ गए। तो इस तरह की घटनाएं जो है यूपी में बहुत आम हैं। और ये योगी सरकार जो है वो योगी नहीं हो गई है, योगी के अलावा ढोंगी हो गई है, क्योंकि और कोई बताता नहीं, इनका ढोंग चलता रहता है। मेन स्ट्रीम मीडिया इनके बारे में बताता रहता है कि योगी जी है, हमारे योगी जी। अरे काहे के योगी? योग तो आपको संयम देता है, योग आपको संस्कार देता है, योग आपको शांति देता है। योग ऐसे नहीं कहता है कि आपके यहाँ पे रेप हो रहा है और आपके यहाँ पे कोरोना फैला हुआ है और आप ढोल नगाड़े बजाइए। आपने बहुत ढोल नगाड़े बजा लिए, कोरोना के पेशेंट देखिए कितने ज्यादा बिल्कुल आसमान छू रहे हैं संक्रमित आंकड़े लखनऊ में, और करिए और राम मंदिर बनवाइए। कोरोना में लोग तो मर रहे हैं। अब प्रणब मुखर्जी जी देखिए हमारे अच्छे खासे वेंटिलेटर पे थे, 20 दिन से 25 दिन से उनको भी कोरोना हो गया। अब वो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने आखिरी सांस कर ले ली। तो ये सब कोरोना का जो कहर हमारे यहाँ चल रहा है, उसको चलते हमारे यहाँ के राजनेताओं को, हमारे यहाँ के जो पुलिस है, व्यवस्थाएं हैं, उसमें एक तब्दीली पूरी तरह से चाहिए थी। एक जो माहौल था वो पूरा फोकस्ड एक तरह से सिस्टम चाहिए था, जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर राम मंदिर बन रहे हैं, यहाँ पर जो है अलग अलग, अभी तो आप देखिए 21 सितंबर के बाद में कैसी चुनावी रैलियां निकलेगी बिहार में, उड़ीसा में। आप देखते जाइए कि कैसे कैसे बिल्कुल पूरी तरह से जो लॉकडाउन हटेगा 21 सितंबर को, उसके बाद में आप देखिए कैसे मोदी जी पहुंचते हैं सबसे पहले बिहार में। आप देखिए कोरोना के हाल कितने बुरे हैं, लेकिन किसी को कोई पड़ी नहीं है, सब चलता है। मतलब कोरोना, लोग मर जाए तो मर जाए, लाशों पे खड़े होके भाषण देंगे हम तो ऐसा माहौल चल रहा है। मतलब कोरोना से लोग मरे तो मरे, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। लाशों पे खड़े होके भाषण देने को नेता तैयार है, लाशों पे खड़े होके भाषण देकर, और जो लोग नेता बन गए वो राज करने को तैयार है। चाहे लड़कियों की इज्जत लूट जाए, चाहे लोग कोरोना से मर जाए, चाहे भूखे मर जाए, चाहे जो हो, इनको तो राजनीति करनी है, सियासत करने से कोई पीछे नहीं हटता। और डॉक्टर कफिल ने भी आज कहा है, उन्होंने कहा है कि जो राम राज्य की संकल्पना ये बीजेपी बताती है, तो राम राज्य में तो राजधर्म को बताया गया है। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, वो रामायण का पूरा जो सार है, पूरा दारोमदार है, वो राजधर्म के ऊपर है। सार जो है वो राजधर्म है, लेकिन योगी जी जो है अपना राजधर्म नहीं निभा रहे हैं ठीक से। और राजधर्म की जगह पे यहाँ पे रावण धर्म निभाया जा रहा है, ऐसा कुछ डॉक्टर कफिल ने रिहा होने के बाद में जेल से कहा। उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ नवयुवकों के अंदर
एक जो है उन्माद भरने की कोशिश की थी, और कुछ भी नहीं। राहत इंदौरी साहब के और मुनव्वर राणा के कुछ 2-4 शेर पढ़ रहे थे, वो अगर आप देखेंगे तो मुनव्वर राणा और राहत इंदौरी जो अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है पिछले महीने में, तो शायद इन लोगों को फिर जिंदगी भर इनको अपनी शायरियां लिखने के लिए इनको जिंदगी भर एनएसए लगा के इनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए था, अगर उनकी शायरी पढ़ने में इतना देशद्रोह वाला मामला बनता है तो राहत इंदौरी साहब और मुनव्वर राणा जी के जो शेर और शायरी है जो लोग पढ़ते हैं वो प्लीज सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको भी एनएसए लगा के जेल में बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा। तो यही सब चीजें हैं। मैं आपको मैं आपको एक रियल कंडीशन बताना चाहती हूँ, विश्लेषण पूर्ण जानकारियां जो मैं आपको बताती हूँ वो आपको आपका टाइम बचाएगी। आपको जो पूरा महीने भर, जो पूरा दिन भर, पूरा हफ्ते भर, पूरा 10-15 दिन तक एक ही खबर जो चला के आपकी एक ग्रीनलिंग हो जाती है आपके माइंड की, आपके दिमाग के कंप्यूटर सिस्टम का एक पूरा सेटअप बना दिया जाता है कि पूरा आपके दिमाग में आपके जो दिमाग में स्पेस है उसमें सारे उनके जो भी संवाद है वो आपके चलने लगते हैं, और फिर आप उसी हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। आप एक कठपुतली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। आपको आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती है, आपको किसी चीज की स्वतंत्रता नहीं होती है। आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बस आपको जो कहा जाए वैसे आप नाचते रहिए, आप सरकार की उंगलियों पे नाचते रहिए, और मोदी सरकार की बढ़ चढ़ के आप तारीफ कीजिए कि क्या मोदी जी क्या बात है, हमारे मोदी जी क्या बात है। कोई बात नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, भूखे मर जाए कोई बात नहीं, बेरोजगार हो जाए। अभी जुलाई के महीने में 50 लाख लोगों ने अपनी जॉब खोई है। वर्किंग क्लास लोग जो बेचारे 20-25 हजार की नौकरी करते हैं, वो जो 10 हजार की नौकरी करते हैं, वो जो 30-40 हजार की नौकरी करते हैं, और बहुत सारे लोगों का लेटर्स आ चुके हैं। करीब 1 करोड़ लोगों को जो है अब नौकरी से दोबारा निकाला जाएगा। तो ये कोई बात करने को तैयार नहीं है कि लोगों की नौकरियां जा रही है, कोई बात करने तक को तैयार नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब हमारे यहाँ पर जो कंडीशंस है वो बद से बदतर होती जा रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो जो भी सारे इल्जाम डॉक्टर कफील खान पे लगाए थे उसको बेबुनियाद बताया। जो हमारे जस्टिस माथुर जी है, जस्टिस सौमित्र दयाल है, उन्होंने बताया कि जो भी इन पे इल्जाम लगाए हुए हैं इनका कोई ग्राउंड नहीं है, ये एक मनगढ़ंत इल्जाम इनके ऊपर लगाए गए डॉक्टर कफील खान पर, और इनको बेवजह जो है पिछले 2.5 साल से इनको बेवजह सताया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर कफील खान ने बताया है कि वो सुरक्षा कारणों की वजह से अब वो जो है गोरखपुर में नहीं रहेंगे, यूपी में नहीं रहेंगे, और वो राजस्थान में रहेंगे, क्योंकि अभी सरकार उनको, क्योंकि अभी जेल से निकले, सरकार उनको किसी भी नए मामले में दोबारा फंसा सकती है और फिर से उनको जेल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो पिछले 2.5 साल से बेचारे यही झेल रहे हैं। कभी एसटीएफ की टीम पकड़ के ले जाती है, कभी पुलिस सब इंस्पेक्टर आके इनको पकड़ ले जाते हैं, कभी ईद के दिन पकड़ लेते हैं, कभी भाषण देते देते पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से उनके साथ में 2.5 साल से हो रहा है, और उन्होंने ये भी सरकार से गुहार लगाई है, यूपी सरकार से, कि उनकी नौकरी प्लीज उनको वापस दे दी जाए, क्योंकि उनके परिवार की जो हालत है वो पिछले 2-2.5 सालों में बहुत बुरी हो गई है, और उनके परिवार की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो वो चाहते हैं कि उनकी नौकरी जो है उनको वो वापस मिले नौकरी, और उनकी नौकरी जो है उनको कैसे ना कैसे करके वापस मिले, ताकि उनके परिवार को भरण पोषण कर सके, उनके परिवार का पालन कर सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कोरोना में और इस तरह से देश की गरीबों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो एक कोरोना वॉरियर का भी काम वो करना चाहते हैं। जिस तरह से वो कोरोना के वॉरियर्स को देखते हैं, कोरोना वॉरियर्स में काम करने वाले डॉक्टर्स और सिस्टर्स को देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो खुद भी कोरोना वॉरियर बन के काम करे कोरोना के पेशेंट्स के लिए। तो देखिए कि इस तरह से डॉक्टर कफील खान जो 2.5 साल से उनको सिस्टम और पुलिस और राजनीति का जो उनको एक तरह से शिकार बनाया गया, उनको जिस तरह से परेशान किया गया, उसके बावजूद भी वो कोरोना के पेशेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो इस तरह के जज्बे को मेरे ख्याल से दिल से सल्यूट होना चाहिए, सलाम होना चाहिए इस तरह के जज्बे को। इस तरह के लोग बहुत मुश्किल से होते हैं। आप तो जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में आप चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, कोई सीधे मुंह आपसे बात तक नहीं करता है, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है, भीड़ भाड़ होती है, बदतमीजी होती है, झगड़े झांसे होते हैं। आप देखिए, आप कभी आपको अगर मौका पड़े तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके एक बार डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स तो फिर भी एक टाइम ठीक है, लेकिन वहां पर जो पूरे जो कर्मचारी हैं, जो वहां पर जो उनकी
क्लैरिकल टीम है, क्लैरिकल टीम्स को आप देखिए, और आप वहां का जो अकाउंट स्टाफ है उनको देखिए। खास तौर पे आप देखिए कि जो लोग ब्लड चेकअप के लिए बैठे हुए हैं, जो लोग दुनिया भर के चेकअप्स के लिए अलग अलग जो एक्सरे वाला डिपार्टमेंट है वहां जाके देखिए, सोनोग्राफी डिपार्टमेंट में जाकर देखिए, खास तौर पे आप जनरल वार्ड्स में जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। और ऐसे में अगर कोई डॉक्टर कफील खान जैसा बहुत जुझारू बंदा जो आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहता है, जो अपनी जेब से पैसे लगाकर कैंप लगाकर लोगों की मदद करना चाहता है, जो अपनी जेब के पैसों से अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूंक कर ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहा है, जो 2017 की बात मैंने आपको बताई। उसके बाद में कोई अगर युवाओं को जो है शेर और शायरी से, और युवाओं को जो अपनी भारत माता की मिट्टी की जो है एक सुगंध से जो है मशगूल कर रहा है, जो युवाओं के अंदर एक नया जोश भर रहा है, जो चाहता है कि वो बढ़ चढ़कर आगे आकर गरीबों की मदद करे, मजबूरों की मदद करे, लाचारों की मदद करे, बीमारों की मदद करे, तो ऐसे जज्बे को सलाम करना चाहिए। ऐसे जज्बे को सिस्टम का शिकार नहीं बनाना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में कुछ लूपहोल से कुछ कमियां हैं, और जिसके चलते जो है आसानी से नेता जनता का फायदा उठा लेते हैं, और आसानी से नेता जो है जनता को शिकार बना लेते हैं, विक्टिमाइज कर लेते हैं, और जनता जो है, भोली भाली जनता जो है इनके चपेटे में आ जाती है। भोले भाले लोग जो इनके चपेटे में आ जाते हैं, फिर उनको जो है सबक सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको सिस्टम से या सरकार से पंगे लेने का क्या मतलब होता है। उनको एक तरह से सबक सिखाया जाता है डॉक्टर कफील तरह के लोगों को। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो बैठे हैं यहाँ पर, जो सत्ता में बैठे हैं, जो दुनिया भर के नेता, जो दुनिया भर के सीएम, जो एमएलए, पार्षद, विधायक, सब भूल जाते हैं कि जो वो लोग वहां पर बैठे हैं वो हमने ही उनको वहां पर भेजा है। ये लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो फिर अपने पद को एक संवैधानिक पद ना समझ के अपने आप को एक राजाशाही का पद वो समझने लगते हैं। जबकि हर नेता को, हर सीएम को, हर पार्षद को, हर किसी को समझना पड़ेगा कि जो उनका पद है वो संवैधानिक पद है, वो एक संविधान की एक पोजीशन है जहां बैठ के उनको देश की सेवा करनी है, वहां बैठ के उनको जनता की डिमांड्स पूरी करनी है, वहां बैठ के उनको जनता की मदद करनी है, वहां बैठ के उनको जनता की भलाई करनी है। ये भूल जाते हैं। ये भलाई करते हैं अपनी पार्टी की, ये भलाई करेंगे अपने मीडिया चैनल्स की, ये भलाई करेंगे अपने संबंधियों की, ये भलाई करेंगे अपने बेटों की, ये भलाई करेंगे अपने बेटों के फ्रेंड की फैक्ट्री की, ये मतलब भलाई करेंगे अपने किसी रिश्तेदार की या किसी बहुत बड़े उद्योगी या कारोबारी की फैक्ट्री की। तो इस तरह से जो है चीजें सामने आती है, जो अपने आप में एक बहुत ही दुख का विषय है, अपने आप में एक बहुत ही घटिया राजनीति उसको कह सकते हैं हम लोग, एक घटिया सियासत हम उसको कह सकते हैं, जो कहीं से भी किसी भी एंगल से सही नहीं है, जो कि बहुत गलत है। और इस तरह की गलत चीजों को जो है मैं पर्टिकुलरली बढ़ावा नहीं देती हूँ। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो जीडीपी के आंकड़े गिरे हैं उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें फिस्कल स्टिम्युलस की जरूरत है। फिस्कल स्टिम्युलस से मतलब है, आप याद रखिएगा वर्ड, फिस्कल स्टिम्युलस का मतलब है कि सरकार को जो पैसा है वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सरकार को डायरेक्ट पैसा जो एमएसएमईज को देना पड़ेगा, सरकार को डायरेक्ट पैसे जो है किसानों को देने पड़ेंगे, सरकार को डायरेक्ट पैसा जो है लोगों के अकाउंट में डालना पड़ेगा। सैलरीज उनकी रुकनी नहीं चाहिए लोगों की। ये कहते हैं अमेरिका की जीडीपी गिर गई, अमेरिका की जीडीपी गिर गई, वहां ब्राजील की जीडीपी गिर गई है, जापान की गिर गई है, चीन की गिर गई है, वो फलाने की जीडीपी गिर गई है। इन सब लोगों की जीडीपी गिरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे देशों में, इवन स्वीडन में भी, ये इन सारे देशों में जो वहां की सरकारें हैं उन्होंने बकायदा पूरे 4-5 महीने की सैलरी जो है उन्होंने जनता के अकाउंट में ट्रांसफर की है। उन्होंने अपने खजाने खाली किए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जाके ये कर दो वो कर दो और बस हम तो बैठे रहेंगे, हम लोग जो है सत्ता में बैठे हुए हैं और हम लोग जो है यहाँ पे बैठ के आपका तमाशा देख रहे हैं, आप आत्मनिर्भर बन जाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, आप 10,000 बैंक से ले आइए, पकौड़े तल लीजिए, आप 10,000 बैंक से ले आइए,
आप जो है कुत्ते पाल लीजिए, आप 10,000 बैंक से ले आइए, और आप जो है पान की दुकान खोल लीजिए, आप जो है 10,000 बैंक से ले आइए, और आप जो है वो किसान बन जाइए, अपने गांव चले जाइए, पैदल चले जाइए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, अमेरिका ने ऐसा नहीं कहा, चाइना ने ऐसा नहीं कहा अपने देश की जनता से, ना ही यूरोपियन देशों ने ऐसा कहा। लगातार उन लोगों ने अपने देश की जनता के एम्प्लॉयज के अकाउंट में पैसे डाले, कारोबारी को पैसे दिए, ताकि फैक्ट्रियों को पैसे दिए, ताकि किसी का भी कोरोना काल में जॉब ना जाए। ये उन्होंने एक व्यवस्था की। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं। हमारे यहाँ खाना किसने खिलाया? जनता ने खाना खिलाया। कोरोना काल में जो है इम्यूनिटी की दवाइयां हमने अपने पैसों से खाई। हम लोगों ने हॉस्पिटल्स के कहीं 5 लाख लग रहे हैं, कहीं 10 लाख लग रहे हैं कोरोना हो जाने पे। गाड़ियां हमारी खुद के इस्तेमाल हो रही है, एम्बुलेंस तक आती नहीं है कोरोना पेशेंट्स को लेने के लिए। उल्टा यहाँ पर तो ऑर्गन्स के चोरी करने के और ऑर्गन्स को बेचने के नए नेक्सस सामने आ गए कोरोना काल में। मतलब देखिए कि पहले तो आपने कोई मदद जनता की करनी नहीं, उसके बाद में उल्टा लोगों के ऑर्गन्स निकाल के कुछ हॉस्पिटल्स बेच रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। और उल्टा जो है खुद ही क्रीमेशन करा दिया जाता है, खुद ही बरियल करा दिया जाता है, खुद ही दफना दिया जाता है हॉस्पिटल द्वारा लाशों को, खुद ही हॉस्पिटल द्वारा लाशों को जो है दाह संस्कार कर दिया जाता है। मतलब ये ऑर्गन्स की एक खरीद फरोख्त का एक जो नेक्सस चल रहा है, जो एक पूरा कह सकते हैं कि काला धंधा जो चल रहा है, वो बस चलते जा रहा है। तो ये हमारे देश में हो रहा है, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में पूरी तरह से जनता की जिम्मेदारी जो है आपातकाल में ली जाती है, और वही वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है। वेलफेयर स्टेट की संकल्पना जो आज से 70-72 साल पहले निकली थी, उसमें यही था कि कोई भी देश अगर आपातकाल लगता है, कहीं प्लेग आ गया, कहीं महामारी आ गई, कहीं कोरोना जैसी पेंडेमिक आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो सरकार का काम है अपने खजाने खाली करके जनता की मदद पहले करना। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, सरकार पूरा पैसा जो है फोटोग्राफर्स ले जाते हैं, पैसे जो है वो वीडियो शूटिंग वाले ले जाते हैं, फिर IT सेल पे खर्चा इतना हो रहा है। जो प्रधानमंत्री का जो ईयरली पैकेज है फेसबुक के साथ में, आप सुनेंगे कि फेसबुक के साथ में जो लगातार इनका ये जो पैकेज है दिन ब दिन बहुत हाई बनते जा रहा है, हाई क्लास पैकेज है इनका ये। और ये जो पैकेज इनको जो मिला हुआ है प्रधानमंत्री जी को, जो इन्होंने जो एक तरह से अगर कहें कि फेसबुक की जो इंडिया के सबसे ज्यादा जो बड़ी पोजीशन पे बैठी है आंखी दास, उसका तो फेसबुक के साथ जो बीजेपी के साथ में उसकी पोजीशन से पहले ही संबंध बताए जा रहे हैं कि जब वो आंखी दास जो इंडिया हेड बनी भी नहीं थी, उसके पहले से ही वो बीजेपी के नेताओं को जानती थी, उसके पहले से ही वो बीजेपी के साथ में डिनर्स और बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हुआ करती थी आंखी दास। तो आंखी दास ने पोजीशन का फायदा नहीं उठाया, आंखी दास ने बीजेपी का फायदा पोजीशन लेने के लिए उठाया। तो आंखी दास जो इंडिया हेड है फेसबुक की, उसने काफी सारे एम्प्लॉयज को रोका अमेरिका तक, और इंडिया के काफी सारे कर्मचारियों को उसने बताया कि आप किसी भी नेता राजनेता की जो हेट स्पीच है या कोई भी पोस्ट है बीजेपी का, उसको आप डिलीट मत करिए, और आप डिलीट करेंगे तो आप मोदी सरकार से पंगे लेंगे। और मोदी सरकार से पंगे नहीं लेने हैं, मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से पंगे नहीं लेने हैं। मोदी जी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। मतलब पूरा की पूरा फेसबुक जो है आंखी दास ने वो मोदी जी से डरा के रखा, उसने धमका के रखा है लोगों को कि मोदी जी से डरिए, मोदी जी से डरिए, मोदी जी से डरना बहुत जरूरी है। मोदी जी बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है, वो जो करते हैं वो उनकी वजह से हमें बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारा बोरियों से भर के पैसा हमें मिल रहा है। पता नहीं 80-90 करोड़ अभी तक मोदी जी फेसबुक को दे चुके हैं, ऐसा है। और जो कांग्रेस है वो उसका 10% भी खर्चा नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस के लगातार पोस्ट डिलीट होते रहे हैं। कांग्रेस में किसी ने भी अगर हेट स्पीच या कुछ भी इस तरह की बातें की है तो लगातार कांग्रेस की पोस्ट डिलीट की जाती रही है। लेकिन मोदी जी की पोस्ट कभी डिलीट नहीं होती है, मोदी जी के नेताओं की पोस्ट कभी डिलीट नहीं होती है। उल्टा उनका बढ़ा चढ़ा के रिपीट में प्रमोशन किया जाता है, जिसे हमारी देश की जनता के ऊपर एक हैमरिंग हो जाती है उनके माइंड पे। और इतनी हैमरिंग हो जाती है कि लगातार हैमरिंग के चलते हम सिर्फ बीजेपी एक ही पार्टी को पकड़ के हमारे देश में हम लोग बैठ गए हैं। बात अलग है कि कांग्रेस की अपनी जो पार्टी के निजी प्रॉब्लम्स है, नेतृत्व की प्रॉब्लम्स है, और कांग्रेस को
जो है, जो पुराने उनके 23 नेता हैं, जो जिनको कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के जमाने से, राजीव गांधी के जमाने से जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, पूरे 23 के 23 नेता जो कांग्रेस के रहे हैं, उनके ऊपर बताया जा रहा है कि वेट हाँ जस्ट तो 23 नेता जो है ये काफी पुराने नेता है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जमाने से नेता रहे हैं कांग्रेस के। और ये इन नेताओं के चलते, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, इन नेताओं के चलते ऐसा बताया जा रहा है कि ये सारे के सारे नेता ये कांग्रेस को फ्रंट पे रख के, और कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री या जो भी अध्यक्ष है उनको फ्रंट पे रख के ये इन्होंने हमेशा अपने काम निकलवाए हैं। अभी भी जो इनके पास में बंगले हैं, इन नेताओं के पास जो बंगले हैं, इन नेताओं के पास में जो भी इनके पास में फैसिलिटीज है, एक तरह से बंगलों की या और भी जो दूसरी फैसिलिटीज है, ये इनको खोना नहीं चाहता है। इसीलिए अब ये बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं कांग्रेस के नेता 23 के 23, और इतने जागरूक हो गए कि इन्होंने जिनको अध्यक्ष बनाया, सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाया इन्होंने 98 में, उनको ही जो है लेटर लिख डाला। तो इस तरह से कांग्रेस का अपना जो है निजी कुछ मामले कांग्रेस के चल रहे हैं, और जिसके चलते, जिन निजी मामलों के चलते कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रही है, सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लगातार पलटवार जो है मोदी सरकार पर कर रहे हैं, लेकिन होप कि ये हालत सुधरेगी, होप कि ये चीजें सुधरेगी, और थोड़ा सा जो है जो ये कांग्रेस की हालत है वो बेहतर बनेगी, और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो है सामने आएगी, मजबूत विपक्ष के रूप में जो है चुनाव लड़ेगी, और मजबूत विपक्ष के रूप में जो है सवाल पूछेगी, और जो है सवाल जवाब जो संसद का सेशन है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, और सवाल जवाब का जो मानसून सेशन होगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, ऐसा हम कांग्रेस से उम्मीद करते हैं। लेकिन देखते हैं कि अब क्या हो पाता है, कांग्रेस कितना अपने आप को बेहतर बना पाती है, कितना कांग्रेस अपने आप के जो आपस में जो उनके कांग्रेस के जो आपस में जो नेताओं के बीच में टसल है वो कितनी जल्दी दूर हो पाती है, और किस तरह से सोनिया गांधी जो है अपने नेतृत्व को और बेहतर बनाती है, और किस तरह से कांग्रेस जो है वो एक बेहतर पार्टी बनके सामने आती है। बीजेपी को एक करारा झटका जो है कांग्रेस को देने की जरूरत है, तभी जो है कोई कांग्रेस पार्टी जो है उसका उद्धार हो पाएगा, और कांग्रेस पार्टी जो है देश की नंबर 1 पार्टी बन पाएगी। क्योंकि बिना इसके जो है संभव नहीं हो पाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की नंबर 1 पार्टी बने, या कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को चुनाव में करारी टक्कर जो दे पाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है, 136वां साल कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी को। और जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है, लेकिन जो 74 साल का जो एक्सपीरियंस है इस पॉलिटिकल पार्टी के पास, जो एक्टिव कांग्रेस का जो रोल है 74 साल का, जो वो बहुत ज्यादा तारीफे काबिल है। क्योंकि जो पीवी नरसिम्हा राव थे, जो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री, कहते हैं कि उनके ही काल में, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय जो हमारा देश जो है एक वो नए डेवलपमेंट पे आया था, एक नया डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ था, और हमारे देश में जो है मतलब एक हमारे देश एक्चुअली जो है वो तरक्की की तरफ जो बढ़ा है वो कांग्रेस के ही कंट्रीब्यूशन की वजह से बढ़ा है। और बीजेपी ने सिर्फ वो जो डेवलपमेंट था उसके ऊपर राज किया है बीजेपी ने। जैसे अभी जो 10 सालों में IITs बने हैं, IIMs बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, बीजेपी सरकार में आने के बाद सिर्फ उनको चला रही है, बीजेपी ने इन सबको बनाया नहीं है। तो बीजेपी जो है इनको सबको चला रही है, बीजेपी बनाने में विश्वास नहीं रखती, बीजेपी बिगाड़ने में विश्वास रखती है, देश को बिगाड़ती है और सारी चीजों को बिगाड़ती है। बनाना सिर्फ मंदिर है, क्योंकि मंदिर जो है मैनिफेस्टो का हिस्सा है और मंदिर बनने से वोट मिलते हैं। बनाना क्या है? बनाना सरदार पटेल की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल की मूर्ति बनाने से जो है इनको लगता है कि ये जो कांग्रेस के नेता है, या एक्चुअली कांग्रेस के नेता नहीं है, या एक्चुअली इनके नेता है। तो सरदार पटेल एक्चुअली कांग्रेस के नेता थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के नेता को अपना बना लिया, गांधी जी को अपना नेता बोल दिया, इन्होंने
जो है जितने भी पुराने हमारे नेता थे, कौन एक और नेता थे, लोकमान्य तिलक, ये सारे कांग्रेस के नेता हैं, ये बीजेपी के नेता नहीं है। बीजेपी पार्टी उस समय नहीं बनी थी। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे जो है जितने पुराने नेता हैं कांग्रेस के, उनको अपना बना देते हैं, कभी मूर्ति बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। तो इनका मतलब ये है कि कुछ मतलब तरक्की तो करना नहीं है देश में, लेकिन मेट्रो भी जो है कांग्रेस की है, कांग्रेस के समय की है। और जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, मेट्रोज जो घर हर शहर तक मेट्रो पहुंचाने का जो कॉन्सेप्ट था, वो सारे ही कॉन्सेप्ट जो है कांग्रेस के थे। और जो दौलत बैग गोल्डी के वहां पे सड़क बनाने का कार्यक्रम था, वो भी कांग्रेस का था। जो बीआरओ की मैंने आपको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने आपको कहानी बताई थी पिछले कुछ वीडियोस में, तो ये सारे कांग्रेस के काल के एजेंडेज है, प्रोग्राम्स है, जिसपे बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ शासन किया है, डेवलपमेंट नहीं किया है। तो सिर्फ और सिर्फ शासन किया है, डेवलपमेंट नहीं किया है। चाइना की बात करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, चाइना कब जाएगा उसके बारे में बात करने के लिए खड़ा नहीं होता है। जो लोग बढ़ चढ़ के आवाज उठाते हैं उनके ऊपर रसूखा लगा दी जाती है। जो लोग बढ़ चढ़ के आवाज उठाते हैं उनके ऊपर जो है इस तरह से उनको जेलों में डाल दिया जाता है। जो लोग बढ़ चढ़ के आवाज उठाते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस के डंडे मारे जाते हैं, उनको जो है देशद्रोह के आरोप लगते हैं। तो इस तरह से जो पूरा जो 6 साल में माहौल चल रहा है वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा उसके ऊपर? क्योंकि वो तो मोदी जी के भक्त है ना। भक्त कैसे किसी भगवान की बुराई कर सकते हैं? मोदी जी और अमित शाह एक्चुअली में नेशन है, दे आर द नेशंस। मतलब वो एक्चुअली में अपने आप में एक देश है। अगर वो नहीं रहेंगे तो भारत देश नहीं रहेगा। क्योंकि इसके पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो हमारा देश तो डार्क एजेस में था ना। हमारे पास में क्या था? कुछ नहीं था। हम तो रोड पे रहते थे, हम खाना नहीं खाते थे। प्रधानमंत्री जब बने मोदी जी तभी तो हमने खाना खाना शुरू किया, उसके पहले तो हम खाना तक नहीं खाते थे। तो हमने जो खाना खाना शुरू करा है प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से शुरू करा है। हमारे पास जो स्वास्थ्य सुविधाएं आई है वो मोदी सरकार की वजह से आई है। हमारे पास में गैस सिलेंडर आए तो मोदी जी की वजह से आए। इसके पहले तो हम खाना ही नहीं खाते थे, खाना बनता ही नहीं था हमारे घरों में, सिलेंडर भी नहीं थे हमारे घरों में, नहीं। लेकिन ये सब तो मोदी जी की वजह से आए। आपको पता नहीं होगा कि उज्ज्वला योजना जो मोदी जी की है, इस उज्ज्वला योजना का जितना बजट नहीं है, जितना कितना 1800 करोड़ कुछ, उससे ज्यादा तो इसकी पब्लिसिटी का बजट है। आप देखिए सारे एयरपोर्ट्स पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे आपको उज्ज्वला योजना के पैम्फलेट, पोस्टर्स, होर्डिंग्स आपको लगातार दिखेंगे। क्योंकि जो उज्ज्वला योजना का जो बजट है, जो हाई क्लास बजट है, बिल्कुल विज्ञापन का जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। मतलब आपने उज्ज्वला योजना में इतना खर्चा नहीं किया है जितना बजट आपने उसकी पब्लिसिटी में किया है। तो उज्ज्वला योजना की पब्लिसिटी का अपना एक अलग बजट है, उज्ज्वला योजना की पब्लिसिटी का अपना अलग मतलब जितना आप करते नहीं हो योजनाएं बनाने में और योजनाओं को लागू करने में खर्चा, उससे ज्यादा आप पब्लिसिटी में कर देते हो। इस तरह की पब्लिसिटीज की जाएगी तो सरकार क्यों बहुमत से नहीं आएगी, दोबारा आएगी, तिबारा आएगी, सरकार जरूर आएगी। और मीडिया बस सरकार के साथ है। तो दोनों हाथ, मीडिया तो बिल्कुल दोनों हाथ से खा रही है, दोनों 5 उंगलियां घी में है मीडिया के। और सरकार तो आपको पता ही है, देश की, दुनिया की नंबर 1 अमीर पार्टी जो है वो बीजेपी है। देश और दुनिया की नंबर 1 अमीर पार्टी जो है वो मोदी गवर्नमेंट है। 1400 करोड़ के इनके जो है कार्यालय बनते हैं, हाई क्लास 5 स्टार 7 स्टार कार्यालय इनके, हाई क्लास इनकी ट्रिप्स, हाई क्लास इनके नेता, इनका रख रखाव, इनके खर्चे, अरे मतलब पूछिए मत। मोदी जी का तो जो मतलब खर्चा मैंने बताया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा खर्चा है। मतलब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हमारे अभी आज की डेट में होते तो उनका भी कुछ मतलब 50 से 52 लाख का खर्चा होता, लेकिन मोदी जी का खर्चा जो है लगभग 2 करोड़ का खर्चा जो है मोदी जी का बताया जाता है। और जो बहुत ज्यादा है खर्चा, जो इस तरह का खर्चा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मैंने सुना है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है, उनकी वाइफ ने एक बार उनसे पूछा कि आप नए कपड़े ले लीजिए, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बताया कि मैं एक गरीब देश का प्रधानमंत्री हूँ, अगर मैं कपड़े लूंगा तो मेरे देश के हर व्यक्ति को कपड़े चाहिए। अगर मेरे देश की जनता बिना कपड़ों की है और उस नए कपड़े खरीदने की हालत में नहीं है तो मैं एक प्रधानमंत्री होते हुए मैं कैसे नए कपड़े ले सकता हूं? मतलब जो देश की जनता अगर नए कपड़े नहीं खरीद पा रही है तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी नए कपड़े खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा उन्होंने उनकी बीवी से कहा।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, रोज नए कपड़े पहनते हैं, इनकी कोई ड्रेस 10 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 7 लाख का, कोई 20 लाख का, और कई बार तो पता नहीं कितने कितने लाखों के इन्होंने सूट पहने हैं। और बिल्कुल इनका जो कॉस्ट्यूम, इनका मेकअप, मैंने सुना है मेकअप वाली को भी 2 करोड़ महीना दिया जाता है। मेकअप करने वाली को, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, उसको भी 2 करोड़ महीना सिर्फ मेकअप करने का दिया जाता है। तो ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री। मतलब हमारी जीडीपी माइनस में चली जाए तो चली जाए, इनका जो एमएलए, जो एक बार भी एमएलए बना, जो एक बार भी एमपी बना, उसको 2-2 लाख रुपए की पेंशन मंथली मिलती है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं आप नेवी और आर्मी के जो खाने पीने का बजट कम कर रहे हैं आप। जब आप इस तरह के बजट कम करेंगे तो हमारे देश में किस तरह के हालात पैदा होंगे, हमारे यहाँ पे किस तरह की जो है बदहाली पैदा होगी, बेहाली पैदा होगी, मजबूरियां पैदा होने लगेगी, और हमारा देश जो है गर्द की तरफ जाने वाला है। और मोदी जी और राहुल गांधी ने तो ये भी बताया आज कि मोदी ने जो है, मोदी की जो फालतू आदर्श है और मोदी की एक जो नाटकबाजी है और मोदी की जो हरकतें हैं और जिस तरह की पॉलिसीज है और जो कम दिमाग मोदी का है, उसकी वजह से हमारा देश जो है वो एक हर तरह से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो हमारा देश जो है वो एक पतन की तरफ है, गिरावट की तरफ है। अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, एजुकेशन सिस्टम गिर चुका है, हमारा रोजगारी का आंकड़ा माइनस में चला गया है और जीडीपी माइनस में चली गई है। राजनीति में सिर्फ कुछ नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कोई नेता खुश नहीं है। एक जो वन मैन शो वाला काम चल रहा है, वन मैन शो, वन मैन आर्मी, ओनली मी एंड माई सेल्फ का काम चल रहा है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने भी आज ट्विटर पे उनके बारे में लिखा है कि ये मोदी की घटियापंथी की वजह से, मोदी की जिद की वजह से हमारा देश जो है आज बिकने की कगार पे आ गया है। हमारा देश जो है हर तरह से जो है, अगर देखेंगे राजनीतिक स्तर पे भी हमारी सीमाएं जो है, लेह लद्दाख में शनिवार रविवार की रात को झड़प हुई है, कितने सैनिक मारे गए हैं ये खबर सामने नहीं आई है, लेकिन झड़प हुई है। और अभी जो श्रीनगर और लेह वाला जो हाईवे है वो आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर और लेह वाला हाईवे जो है आम जनता को अलाउड नहीं है अब जाना उसमें। और लद्दाख वालों ने तो ये भी कहा था कि सिर्फ वो कुछ थोड़े एरिया में वो मूव कर सकते हैं, और मतलब 7-8 किलोमीटर में, और 40 किलोमीटर का एरिया जो है सीज कर दिया गया था। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, मई की बात बता रही हूँ, मई और जून के पहले महीनों की बातें कर रही हूँ मैं। लेकिन बीजेपी से कोई भी सामने आके इस बारे में बात करने को रेडी नहीं है। बीजेपी सरकार जो है इस बारे में बात नहीं करना चाहती। बीजेपी सरकार जो है इस बारे में जनता को कुछ नहीं बताना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का शायद एक ही एजेंडा है कि जनता से सच्चाई छुपाकर फिर से एक बार सत्ता में आना, जनता से सच्चाई छुपाकर सारे चुनाव जीत लेना, जनता से सच्चाई छुपाकर सारे राज्यों में अपनी सरकारें तैनात कर देना, जनता से सच्चाई छुपाकर जो है अपनी वाहवाही लूटना और जय मोदी करवाना और हर हर मोदी करवाना। हर हर महादेव होता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी हुआ था। आपको पता है हर हर महादेव होता है, जो सबसे भगवानों में सबसे ऊंचे भगवान हैं, उनसे तुलना मोदी जी अपनी करते हैं। तो ये कहने की बात है। खैर ये तो बहुत सारी बातें हो गई। और आपको एक तरह से बता दूं कि चुनाव में भी जो धांधलियां चलती है, चुनाव आयोग के बारे में आपने सुना होगा। आलोक अस्थाना जी जो है हमारे अशोक लवासा जी जो है चुनाव आयुक्त थे, उनको हटा के राजीव कुमार को अब चुनाव आयुक्त बना दिया गया। मतलब देखिए कि जिन्होंने मोदी सरकार में जो बालाकोट को लेकर और जो ये सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने कहा था कि आप इस तरह से सेना का नाम या सैनिकों की जो शहादत है उसका आप इस्तेमाल चुनाव प्रचार में मत कीजिए, उन्होंने अशोक लवासा जी ने बताया था। लेकिन सॉरी, आलोक अस्थाना जी का नाम आ गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अशोक लवासा जी, हाँ, तो अशोक लवासा जी ने कहा था, ये उनको डायरेक्ट किया था इन्होंने। अमित शाह ने जो है राहुल गांधी पर जो तंज कसे थे, उनका वाइन यार्ड उनका चुनावी क्षेत्र था, तो उनको मुसलमान कह दिया था और कहा था कि पाकिस्तान चले जाए। इस तरह से जो हरकतें एक दो की थी बीजेपी नेताओं ने, उस पर अशोक लवासा जी ने जो है बहुत बुरी फटकार लगाई थी, और जिससे उनका क्या हाल हुआ, उनकी बेटी पर, उनके दामाद पर, उनकी बीवी पे जो इनकम टैक्स की इतनी छापेमारी हुई है, इतना परेशान किया गया उनके परिवार को। उसके बाद में आप देखेंगे कि राजीव कुमार अब उनकी जगह पर आ गए हैं। राजीव कुमार से पहले भी 2 बड़े चुनाव आयुक्त थे। एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुनील
अरोड़ा जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। अशोक लवासा जी भी अगर मोदी सरकार पर निशाना नहीं साधते या उनको नहीं रोकते या मोदी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते चुनावी हुड़दंगबाजी में या चुनावी कार्यक्रमों में, उनको अगर उंगली नहीं करते, अगर उनको मोदी सरकार पर निशाना नहीं उंगली नहीं दिखाते, तो शायद अशोक लवासा जी भी किसी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त बनते। चुनाव आयुक्त उनका भी अपग्रेडेशन होता, लेकिन उनका अपग्रेडेशन तो हुआ नहीं है, उल्टा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया अशोक लवासा जी को। तो ऐसा उनके साथ में किया गया। उसके बाद में सुनील अरोड़ा के बाद में एक सुशील चंद्रा जी भी है। सुनील अरोड़ा के बाद में सुशील चंद्रा जी है, और सुशील चंद्रा के बाद में अब राजीव कुमार जी आए हुए हैं, जो ठीक है, जिन्होंने आईएएस और आईपीएस रह चुके हैं वो बिहार में। तो अशोक लवासा जी जो है चुनाव आयुक्त नहीं रह पाए। तो ये है मोदी सरकार के ऊपर उंगली दिखाने का नतीजा कि देखिए आपको कैसे परेशान करेंगे इनकम टैक्स को लेके। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कारोबारी जो है, बहुत सारे बिजनेसमैन जो है, उनको सच्चाई का पाठ पढ़ाकर उनको जीएसटी की इस तरह से घुट्टी पिला दी जाती थी, उनको इस तरह से जीएसटी करा दिया जाता था, जैसे वो कभी ऐसे समझा जाता था जैसे वो सारे के सारे जो है वो कभी लॉयल थे ही नहीं। सारे बिजनेसमैन कभी लॉयल नहीं थे, सारे कारोबारी कभी लॉयल नहीं थे, और सिर्फ मोदी सरकार ही जो है आकर इनको लॉयल बना रही है, मोदी सरकार ही इनको आके एक लॉयल्टी का पाठ पढ़ा रही है। इस तरह से सारे बिजनेसमैन और सारे कारोबारियों से इस तरह से बातचीत की जाती थी, और इस तरह से उनको फंसाया जा रहा है जीएसटी के चंगुल में। तो अब ऐसा देखने में आ रहा है कि जो जीएसटी की वजह से बहुत सारे उद्योग धंधे जो है बंद हो रहे हैं, बहुत सारे कारोबारी जो है अपने बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि इंडिया में बिजनेस करना एक सरकार को टैक्स देने वाली बात होती है, और फिर ये टैक्स की दादागिरी जो हमारे देश में होती है। बहुत सारे बिजनेसमैन बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इंडिया में बिजनेस करने में एक जो है वसूली का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो करता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा जो सरकार है वो लॉयल्टी का पार्ट पढ़ाती रहती है लगातार। जैसे जीएसटी के पहले सारे कारोबारी जो थे लॉयल नहीं थे, और सारे कारोबारी जो है गद्दारी मक्कारी कर ही कमा रहे थे। तो ऐसी फीलिंग कहीं ना कहीं कारोबारियों के अंदर, ऐसा डर कहीं ना कहीं कारोबारियों के अंदर है, जो कारोबारी जो है भारत में बिजनेस करना ही नहीं चाहते हैं। और अब जब हिंदू मुसलमान और कोरोना काल में जो मंदिर बनाने की बात है, ये सारा अगर हमारे देश के बाहर ये न्यूज पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, देखी जा रही है लगातार टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब पे, तो हमारे देश में कौन बिजनेस करना चाहेगा, कौन हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहेगा, कौन हमारे यहाँ पर उत्पादन बढ़ाना चाहेगा, कौन हमारे यहाँ पर जो है बिजनेस टर्म्स रखना चाहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है इस मोदी सरकार के काल में आ गई है, जो मनमोहन सरकार के समय नहीं थी। मनमोहन जी कम बोलते थे लेकिन देश के फेवर में काम करते रहते थे रात दिन। मोदी जी ज्यादा बोलते हैं, मोदी जी इतना ज्यादा बोलते हैं कि सारा कभी कभी उनका बोला हुआ भी किया हुआ तो है ही है, उनके जो कार्य किए हैं वो तो है ही है, लेकिन कभी कभी ज्यादा बोलना भी जो है आपके फेवर में नहीं होता है। कभी कभी ज्यादा बोलना भी जो है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल सवाल नहीं रह जाता उस समय पे, क्योंकि आप अगर मोदी जी ज्यादा बोलेंगे तो एक राजनीतिक फिगर है, एक लोकतंत्र के जो है सबसे बड़े नेता है, और ज्यादा बोलना भी कभी कभी खतरे से खाली नहीं होता है। और अमित शाह जो गृह मंत्री है वो उन्होंने भी कह दिया 370 हटाते समय कि अक्साई चीन लेकर रहेंगे, हमारा इलाका है ऐसा वैसा, और उनको पता नहीं है कि चाइना की पावर क्या है, चाइना सुप्रीम पावर है, चाइना का लेवल क्या है, इनको पता नहीं होता। और फिर जो है हमारे लिए मुसीबत पे मुसीबत चाइना खड़ी कर रहा है, और हमारे पास हर दिन नई मुसीबत चाइना की तरफ से आ रही है, हर दिन नया अत्याचार चाइना हमारे ऊपर कर रहा है। या तो हमें चाइना से माफी मांग लेनी चाहिए, उसको सरेंडर कर देना चाहिए, या तो हमें चाइना के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना चाहिए, जो भी हम करने में असमर्थ हैं। हमने सेना का बजट कम कर दिया, मैंने एक पूरा फुल वीडियो आपको बताया है किस तरह से हमने सेना का बजट भी कम कर दिया है। तो इस तरह की खबरें जो है सामने आ रही है इस मोदी सरकार के काल में, जिसपे कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। उनको लग रहा है सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, मगर सरकार काम क्या कर रही है? ऐसा काम कर रही है कि लोग हमारे यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बंद करना चाहते हैं। सारे उद्योग धंधे जो हैं जीएसटी के आड़ में चौपट हो गए, इतना ज्यादा
अपने जीएसटी लगा दिया है, केंद्र सरकारों को उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप जाके मार्केट से लोन ले लीजिए, जबकि राज्य सरकारों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है केंद्र सरकारों द्वारा राज्य सरकारों को ये कहा जा रहा है कि मार्केट में जाके आप लोन ले लीजिए, जबकि राज्य सरकारें केंद्र सरकारों को खुद कह रही है क्या आप खुद ले लीजिए, खुद लेके हमें दे दीजिए, हम क्यों ले लोन, हमने तो आपको जीएसटी दिया है, आप जीएसटी बकायदा वसूल कर रहे हैं, और आप जीएसटी 30,000 करोड़ तो सिर्फ टोल नाकों से लिए गए। तो मतलब इतना ज्यादा जीएसटी और सब कुछ होने के बावजूद भी राज्य सरकारों को उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है टाइम से, तो राज्य सरकारें सारी की सारी परेशान हैं। और राज्य सरकारें जो है मोदी सरकार को कह रही कि आप खुद ले लीजिए लोन, खुद लेके हमें दे दीजिए, क्योंकि हमने आपको जीएसटी लेने दिया पूरा, आपने 5 महीने 6 महीने आपने लगातार जीएसटी लिया इस फाइनेंशियल ईयर में, और अब आप हमारा टैक्स नहीं दे रहे हैं। हम हमारे राज्य का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हम अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम अपने राज्य की कैसे खातिरदारी करेंगे, हमारे यहाँ पे कैसे हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, कैसे हम तरक्की करेंगे, कैसे हम विकास करेंगे, हमारे पास में नहीं पैसा आ पा रहा है। तो ऐसा बोल बोल के लोग परेशान हैं, मगर मोदी जी तो मोदी जी है, मोदी सरकार तो मोदी सरकार है, सीधे हाथ खड़े कर दिए। और तो निर्मला सीतारमण कहती है कि इट इज द एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या मतलब, ऐसे एक्ट ऑफ गॉड करके अमेरिका में कोई नेता जिंदा बच सकता है? एक्ट ऑफ गॉड करके अमेरिका के लोकतंत्र में इस तरह से कोई नेता हरकत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो अमेरिका है, ये इंडिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी नेता को, और इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपको जनता ने एक नेता बनने का मौका दिया है, तो आपको एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कोरोना एक्ट ऑफ गॉड है, और क्या ये भी बेरोजगारी के आंकड़े इस तरह से सख्त लॉकडाउन लगाना एक्ट ऑफ गॉड है? मतलब इट्स रिडिकुलस कि हम पढ़े लिखे होने के बाद में एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं, और एक्ट ऑफ गॉड कह के हम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। जैसे आपको अगर भूख लगी हो तो आपकी मम्मी कहेगी कि आप भूखों मरो, और ये एक्ट ऑफ गॉड है। आपके डैडी कहेंगे आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, आपको टेम्पो रिक्शा के लिए पैसा चाहिए, आपको टिकटों के लिए पैसा चाहिए, आपको जेब खर्ची के लिए पैसा चाहिए, आपको नहीं मिलेगा, आप घर में बैठे रहेंगे। आपके डैडी कहेंगे इट इज अ एक्ट ऑफ गॉड। और इस तरह से अगर आप बीमार पड़ जाएंगे, आपका इलाज नहीं किया जाएगा, और आप बिना इलाज के मरते रहेंगे, गंदगी की वजह से मरते रहेंगे, भूखमरी की वजह से मर जाएंगे, और आपके घर में आपके मम्मी डैडी आपको कहेंगे इट इज अ एक्ट ऑफ गॉड। मतलब निर्मला सीतारमण जी कह रही है एक्ट ऑफ गॉड है, और कोरोना काल एक्ट ऑफ गॉड है, और इस तरह से लोगों की मदद नहीं करना भी एक्ट ऑफ गॉड है, राज्य सरकारों को पैसे ना देना भी एक्ट ऑफ गॉड है, बेरोजगारी इतनी फैल गई है, हिंदू मुस्लिम करना एक्ट ऑफ गॉड है, राम मंदिर बनाना एक्ट ऑफ गॉड है, इस तरह से लड़कियों की जो इज्जत लूटी जा रही है एक्ट ऑफ गॉड है, अपहरण किए जा रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड है, इस तरह से कत्ले आम किए जा रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड है। भगवान ने बोला कि कत्ल करो, इस तरह से कहा है कि कांग्रेस की इमेज बिगाड़ो, और फेसबुक में पैसा देना एक्ट ऑफ गॉड है। इतना पैसा देना जो फिर से अमेरिका के जो अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और टाइम मैगजीन जो चिल्ला चिल्ला के छाप रहे हैं रोज कि ये बीजेपी सरकार और फेसबुक मिले हुए हैं, मिलीजुली सरकार चल रही है, फेसबुक इन्फ्लुएंस में है, बीजेपी के प्रभाव में है फेसबुक जो है बीजेपी के हिसाब से काम करता है इंडिया में, फेसबुक जो है बीजेपी का पिट्ठू है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। मतलब मानसून सेशन में सवाल जवाब वाले सेशन को हटा दिया गया है, विपक्ष सवाल नहीं पूछ पाएगा, ये एक्ट ऑफ गॉड है। अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो आप सवालों के जवाब दे दीजिए ना। आप सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं? किसी सवाल का जवाब देने से आप क्यों बचते हैं? मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ये एक्ट ऑफ गॉड है? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। कुत्तों की बात करना, बिल्लियों की बात करना, खरगोशों की बात करना, खिलौनों की बात करना एक्ट ऑफ गॉड है। और ये हमारे देश में चाइना जो इतनी हरकतें कर रहा है, और चाइना को सीधे सीधे युद्ध के लिए नहीं ललकारना, और ना ही चाइना की पावर्स को सरेंडर करना एक्ट ऑफ गॉड है। जब पता है आपका पड़ोसी चाइना है, और आपके पड़ोस में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावर जो है चाइना है, आप उधर जाके पता नहीं कहां पे अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं, हाउडी मोदी कर रहे हैं, नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं। चाइना तो चिढ़ेगा, पड़ोसी होने के नाते वो चिढ़ेगा, और फिर आप उसको ललकार रहे हो, उसकी वैल्यू को आपने कुछ नहीं समझा, ये एक्ट ऑफ गॉड है। मतलब क्या क्या एक्ट ऑफ गॉड है? तो मतलब सब कुछ एक्ट ऑफ गॉड अगर हम समझेंगे तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमें कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है। रक्षा मंत्रालय का कल रात को मैसेज आया हुआ है कि आप सुकून से सो जाइए, हम बॉर्डर्स पर तैयार हैं। रक्षा मंत्रालय के जम्मू कश्मीर कार्यालय से ये खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कार्यालय से उड़ती उड़ती राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, तो शायद उन्होंने एक खबर लिखवाई होगी कि आप सुकून से सो जाइए, और हम सेना जो है वो तैनात है और आपकी रक्षा के लिए तैनात है। इस तरह से जम्मू कश्मीर के कार्यालय से ये खबर
आ रही है। हालांकि ठीक है, गालवान घाटी में जो एक सैनिक झड़प हुई है उसके बारे में शायद कोई बताना नहीं चाहेगा कितने सैनिक मरे, क्या हुआ, लेकिन ठीक है, थोड़ी सी तसल्ली जनता को देने की कोशिश करिए कल रात को हमारे यहाँ पर, तो ठीक है, हम उससे काम चला लेते हैं। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से शुरू होने वाली है और कोरोना काल में जो है गुटखा पान खा के थूकना जो है बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना जो है थूक से भी होता है। तो आप लोग प्लीज गुटखा पान खाकर मत थूकिए और ऐसे भी नहीं थूकिए। और दिल्ली मेट्रो में स्पेशली सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, आपके सामान बैग्स को आराम से सैनिटाइज किया जाएगा और आपको भी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना काल में हाइजीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाइजीन है तो सब कुछ है, हाइजीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। लगातार सैनिटाइजर से अपने घर को, अपनी चीजों को सैनिटाइज करें, हाथों को सैनिटाइज करें, लगातार साबुन से हाथों को धोते रहिए, ये बहुत जरूरी कोरोना काल में। और मैं आपको जैसे बता रही थी टोल टैक्स के बारे में कि 2019-20 में 30,000 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया और ये जो है देश भर में 563 जो है टोल प्लाजा है, जो जिससे 30,000 करोड़ जो है टोल टैक्स वसूल किया गया। और सरकार ने 30,000 में से 2,000 करोड़ जो है जो हिट एंड रन केस में और जो रोड एक्सीडेंट्स में जो घटनाएं होती है उन घटनाओं के जो शिकार हैं, रोडों पर जो घटनाएं होती है, जो दुर्घटनाएं होती है, उनका जो है उनके लिए 2,000 करोड़ जो इलाज के लिए रखे हैं मोदी सरकार ने। तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अब मैं क्या बताऊं आपको, सरकारी अस्पतालों की हालत तो आपको पता ही है, कितना इलाज हो जाएगा। आप जानते हो 2,000 करोड़ किसकी जेब में जाएगा पता नहीं। तो 2,000 करोड़ का जो है ये बजट रखा हुआ है। हिट एंड रन केस या जो रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं उनके इलाज के लिए 2,000 करोड़ का ये रखा हुआ है एस्टीमेट। देखते हैं क्या होता है, कितने 2,000 करोड़ में इलाज हो पाते हैं और कितने इलाज हो पाते हैं उसके बारे में देखा जाएगा, समझा जाएगा बाद में। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सरकार ने अगले आने वाले 5 सालों में, मतलब 2025 तक सोचा है कि टोल टैक्स इतना ज़्यादा लिया जाए कि 30,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक टोल टैक्स जो है लिया जाएगा। और ये सरकार की अनाउंसमेंट है। और उसमें से फिर अभी 2,000 करोड़ रखे, अभी फिर 4,000 करोड़ जो है वो हिट एंड रन केस या सड़क दुर्घटना से जो लोग ग्रसित हैं उनके लिए शायद रख दिए जाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। तो एक सेकंड मुझे थोड़ा टाइम देना। तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कुछ चल के, तो बड़ा मजा आ रहा है। क्योंकि ऐसा है कि डॉक्टर कफील वाला केस जो है उसमें मेरे को एक चीज समझ में आ रही है। ऐसे 2-3 दिन पहले मुहर्रम गया तो एक चीज सामने आ रही है कि जो इमाम हुसैन जी थे, वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम जो मनाया जाता है, एक्चुअली वो उनके कत्लेआम की वजह से ही, उनका जो उन्होंने शहादत ली थी उसकी वजह से ही मनाया जाता है। 2 दिन पहले मुहर्रम मनाया गया। तो जो इमाम हुसैन साहब थे और उनके जो 72 साथी थे, आज से मतलब 1400-1500 साल पहले की कहानी होगी, तो 1400 साल पुरानी कहानी हम कह सकते हैं। हाँ, 1400 साल पुरानी कहानी है। तो इमाम हुसैन और उनके जो 72 साथी थे, उन्होंने एक राजा थे जो राजा यजीद करके एक राजा थे, उन्होंने कहा कि आप झुक जाइए, हमारे आगे सिर झुका दीजिए और आप धर्म की पैरवी ना करे, आप लोगों की पैरवी ना करे जैसे डॉक्टर कफील कर रहे हैं। आप धर्म की लोगों की पैरवी ना करें, आप बीमारों की पैरवी ना करें, आप मजबूरों की पैरवी ना करें और हमारे जुल्मों के आगे आप झुक जाइए। तो यही करबला का मैदान था। फरहाक नदी के किनारे जो है हुसैन और उनके दोस्तों ने जो है अपने आप को जो है जख्मी करके अपनी जान दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार के सामने झुकना और बहुत आसान रास्ता है झुक जाना और अपने घुटने टेक देना, बहुत आसान रास्ता है कि अपने सर को झुका देना। लेकिन इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने, आज जो मुहर्रम, मुझे याद आया 2 दिन पहले जो मुहर्रम गए, इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने जो है करबला के मैदान में फरहाक नदी के किनारे जो है अपने आप को जख्मी करके शहादत ले ली। और राजा
जो है यजीद करके एक राजा था, जो बहुत ही बड़ा अत्याचारी समझा जाता है। राजा यजीद के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, अपने आप को सरेंडर नहीं किया। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं मीडिया जो है सरेंडर है, और हर कोई जो है मोदी सरकार के आगे सरेंडर है, और मोदी सरकार जो है वो अपने अहम में सरेंडर है, अपने झूठे आडंबर में सरेंडर है। तो ऐसा ही कुछ माहौल देखने के लिए मिल रहा है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है, और मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। आप मुझसे जुड़ते रहिए, आप सवाल पूछिए मुझसे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल पूछे ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी दी है। आपको पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखिए, वरना आधा वीडियो देखिए, आखिरी का देखिए, पहले का देखिए। मैं बार बार चीजों को इतना अच्छे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आप कोई चीज मिस आउट करेंगे, और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे। और यही मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझाऊं, अच्छे से चीजों को मैं आपको समझाऊं, ये मेरी कोशिश रहती है। उसके बाद में सेना के लिए जो मल्टी बैरर रॉकेट लॉन्चर जो बनाने का कारोबार है, काम है, वो एक स्वदेशी कंपनी टाटा को दे दिया गया है। मल्टी बैरर रॉकेट लॉन्चर जो है, अब वो पिनाका नाम का जो रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरर, जो ज्यादा रॉकेट छोड़ सकता है, वो अब जो है टाटा कंपनी बनाएगी, जिसकी वजह से सरकार ने कहा है कि स्वदेशी निर्माण में और मेक इन इंडिया निर्माण में ये बहुत अच्छी पहल है, और जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब क्या मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बात करने में क्या जाता है। तो इस तरह से जो रॉकेट लॉन्चर बनाने का काम है, पिनाका नाम याद रखिए। तो रॉकेट लॉन्चर बनाने का काम जो है वो टाटा को दे दिया गया है। अब टाटा जो है रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करेगी, तो ये चीज़ एक सामने आ रही है। और चाइना में जो है वो टिड्डियाँ आ गई है। चाइना में टिड्डियाँ, चाइना की खेती तो घुस गई है, जंगलों तो घुस गई है। टिड्डियाँ जो है चाइना में बहुत नुकसान कर रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। और चाइनीज सरकार ने ये गुहार लगाई थी कि इंडिया में कोरोना आ जाए, इंडिया में जो है टिड्डी आ जाए, इंडिया में जो है सैनिक जो है इंडिया में मरे, और उनको वो इस तरह से मरे टिड्डियों से कि वो युद्ध ना लड़ पाए। लेकिन जो है उनको ही उल्टा टिड्डियों ने सबक सिखा दिया चाइनीज लोगों को। और चाइना के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो एक ही टाइम का खाना खाए, क्योंकि टिड्डियों ने जो फसल नष्ट कर दी है, अब उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा अनाज भी। चाइना के प्रेसिडेंट ने कल ही कहा कि वो थोड़ा कम खाना खाइए, एक टाइम ही खाना खाइए, चाहिए तो ना खाए, क्योंकि टिड्डियों ने सारी फसलें नष्ट कर दी है, और शायद अभी वो भारत से युद्ध करने के लायक भी नहीं बचे हैं। तो आपको तो पता ही चाइना बहुत ढीठ है, और अपने उल्टे सीधे जो इरादे उसके चलते रहते हैं। इसी तरह से वो रशिया को भी परेशान कर रहा है, इसी तरह से वो ताइवान को भी परेशान कर रहा है। तो लगातार चाइना इसी तरह से परेशान करता रहता है। तो चाइना में टिड्डियाँ घुस गई है, और टिड्डियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, ऑन द वेरी सीरियस नोट, और बहुत ज़्यादा टिड्डियों ने नुकसान कर दिया है। और जो वहाँ के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है जाओ लीजियान ने कहा है कि हमने कहीं आक्रमण नहीं किया है, हमने एलएसी की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। जाओ लीजियान ने ये भी कहा है कि उल्टा इंडिया ही हमारी सीमा रेखा पर घुसाता है। एलएसी की जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलएसी में हमारा जो 2 किलोमीटर का एरिया और उनका जो 2 किलोमीटर का एलएसी है, यहाँ पे 2 किलोमीटर उनके हैं, 2 किलोमीटर हमारे हैं, और उसमें खुद ही इंडिया घुसाता है। और हमारे सैनिकों की जो बेइज्जती है वो की जा रही है बेवजह से। हमारी सेनाओं की बेइज्जती की चाइनीज लिबरल आर्मी जिसको हम कहते हैं, हमारी सेना के सैनिकों की बेइज्जती सहन नहीं की जाएगी, इसका पलटवार दिया जाएगा, इस बेइज्जती का बदला दिया जाएगा। और जाओ लीजियान जो है वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। वांगी जो उनके विदेश मंत्री है, लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार ये लोग झूठ बोल के जो है वहाँ का जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है, जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, तो ये लोग लगातार झूठ कह रहे हैं। ये लोग लगातार जो है अपनी बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, बताते कुछ है। आपको तो पता ही है चाइना का क्या हाल है। तो इसी तरह से चाइना जो है झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और वांगी और जाओ लीजियान दोनों ही झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का, वो भी बरगला रहा है, पूरी दुनिया को झूठ बता रहा है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। ये चाइना कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको चाइना ने ठगा नहीं है, ऐसा कहा जाता है चाइना के बारे में। तो चाइना जो है अपनी हरकतें सीमा पे लगातार दिखा रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो सिक्किम में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, सब जगह पे, गालवान घाटी पे तो उसने झड़प मारी दी है।
अपने सैनिक लगातार तैयार करते जा रहा है, अपने सैनिक, और अपने अभी उसने कैलाश मानसरोवर पर भी जो है अपनी मिसाइल टैंक्स उसने बिछा दिए हैं और मिसाइलें लगा दी है। उनका चाइनीज सरकार का कहना यह है कि धर्म जो है, काफी में हम धर्म को नहीं मानते हैं और ऐसा इसने जानबूझ के किया है क्योंकि हमारे हिंदुओं का कैलाश जो मानसरोवर झील के पास में जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको हमारी धार्मिक भावनाओं को इसने आघात किया है। ऐसा करके ये खबरें आज सामने आ रही है। तो देखते हैं 2-3 दिन में इसका अपडेट क्या मिलता है, तो हमें उसके बारे में अपडेट लेना चाहिए। लेकिन चाइना लगातार झूठ बोल रहा है। उसके बाद में मैंने हाओ यांकी का आपको बताया था। हाओ यांकी जो इनकी विदेश राजदूत जो नेपाल में जाके बैठी हुई है, और हमें जो नेपाल का लिपुले, काला पानी, लिबिया, धुरिया का इलाका जो नेपाल ने अपने नक्शे में लिख कर जारी करके मोहर लगा दी है सांसद की, वो जो है वो हाओ यांकी जो है उकसाती है KM शर्मा ओली जो उनके प्रधानमंत्री है, विद्या देवी भंडारी जो राष्ट्रपति है, उनसे भी डायरेक्टली जाके मिल लेती है और नेपाल में एक तरह से वो चीन की पैरवी करती है, अगुवाई करती है। और वो चीनी राजदूत तो है ही है, और साथ में वो इस तरह के जो कानाफूसी, कान भरने वाले काम जो है वो नेपाल, भारत के खिलाफ नेपाल को करती है। और अभी नेपाल की जो जनता है वो बहुत खिलाफत में आ गई है, और नेपाल की जनता ने जो है कहा है कि इस तरह की इस महिला को किसी भी तरह से जो है नेताओं से या डेमोक्रेटिक पार्टी के जो KM शर्मा ओली है, इनसे ना मिलने दिया जाए, और विद्या देवी भंडारी से भी पर्सनली जाके मिलती है जो राष्ट्रपति है वहाँ की। तो काफ़ी जनता में आक्रोश है, जनता ने ऑब्जेक्शन उठाया है इस बारे में। तो ये चीज़ें सामने आ रही है। और जो ये हाओ यांकी सॉरी मैं जो है वो ओ का पड़ चुका है। तो हाओ यांकी ने जो है उसको काफ़ी उसको बॉयकॉट कर दिया गया है सरकार द्वारा और लोगों द्वारा। और हाओ यांकी जो है अब KM शर्मा ओली से डायरेक्टली नहीं मिल सकती, वहाँ के बड़े नेताओं से डायरेक्टली नहीं मिल सकती, विद्या देवी भंडारी से डायरेक्टली नहीं मिल सकती, जो एक्चुअली जो है पूरे जो मास्टरमाइंड जो चाइना ने नेपाल में बिठा रखी है वो, ये हमारे लिए, देश के लिए अच्छी बात होगी, हमारे देश के लिए खुशी की बात है कि ऐसा नेपाल ने किया हुआ है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो जनधन योजना जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करी थी, 28 अगस्त को शुरुआत हुई थी। 28 अगस्त 2014 में 28 अगस्त 2014 में जो जनधन योजना सरकार ने शुरू करी थी। और जो 2019 में जो है 2019 में ऐसा बताते हैं कि 40 करोड़ लोगों ने जो है 40 करोड़ 35 लाख लोगों ने जो है इससे फायदा उठाया है 2019 तक जो इस जनधन योजना का। और मात्र 2014 में इस योजना के लागू होने के बाद में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को जो उन्होंने लाल किले से इस योजना का अनाउंसमेंट किया था, तभी एक ही साल के अंदर अंदर करीब 5 करोड़ लोगों ने खाता खोले थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं थी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जनधन योजना के तहत खाता खोले थे। और अब उनको 2000 रुपए जो है बिना किसी शर्त के अपने अकाउंट से ओवर ड्राफ्टिंग करने की जो है उनको फैसिलिटी मिलेगी। और भी बीमा योजनाएं और 10,000 रुपए की ओवर ड्राफ्टिंग जरूरत पड़ने पे, इस तरह की जो है एक्स्ट्रा सुविधाएं जो है जनधन योजना धारकों को दी जाती है। अभी तक जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते हैं वो करीब जो है 41 करोड़ के आसपास होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। तो जनधन योजना के तहत अगर आपको भी खाता खुलवाना है तो आप भी जाके खाता खुलाइए। अगर आपकी जॉब चली गई है तो आप भी खाता खुलाइए जाके जनधन योजना के तहत, और 10,000 लेके आप अपना खर्चा चलाइए। अगर आपकी जॉब चली गई है तो आपको ओवर ड्राफ्टिंग का 10,000 रुपये ओवर ड्राफ्टिंग आपको करने को मिलेगी। तो आप बताइए वहाँ जाके कि आपके पास में जॉब नहीं तो आप भी जनधन योजना के तहत खाता खुलवाइए। खुश रहिए, क्लीन रहिए, थूकिए मत रास्तों पे, मास्क लगाइए। और लगातार मैं लाइव आती रहूंगी, लगातार मैं आपसे बात करती रहूंगी। और भी बहुत सारी खबरें हैं, अगली खबरों में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कांग्रेस बनी और कैसे कांग्रेस पे गांधी परिवार का कब्जा हुआ, और किस तरह से कांग्रेस जो पूरी की पूरी जो है एक देश का फेस बन गई, और किस तरह से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा गया और राष्ट्रपिता कहा गया, और किस तरह से जो है गांधी परिवार की वजह से महात्मा गांधी को लोग गालियां दे रहे हैं आज तक। सारी खबरें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में जाके
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि लोगों को सिंपल सरल अपने साधारण शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें लोगों तक पहुंच पाए। मेरी ये बातचीत आप लोगों से चलती रहेगी, मैं लाइव आती रहूंगी और लगातार मैं आपको लगातार खबरों की जो है मैं आपको पेशकश देती रहूंगी। और मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह से खबरें मैं आपके सामने पेश करती हूँ और मुझे खुद को भी अपडेट रहना बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुद को भी अपना टाइम जो है आप लोगों से इंटरेक्शन करते हुए करना अच्छा लगता है। आप लोगों के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज है, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने इतने ज्यादा शेयर्स किए मेरे वीडियोस कि उसके लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूं। और ये मेरे को करते हुए 1 महीना फेसबुक पे हो रहा है, करीब करीब 1.5-2 हफ्ते यूट्यूब पे हो रहा है। और यूट्यूब चैनल भी आप मेरा सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है परी टॉक्स टू देश की जनता। आप परी देश की जनता भी लिख के मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में घंटी के बटन पे जाकर आप ऑल को क्लिक कर देंगे तो आपको सारे वीडियो जैसे ही मैं यूट्यूब पर डालती हूँ आपको मिल जाएंगे। और मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना ज्यादा मुझे रिस्पांस दिया और लगातार आप पॉजिटिव रिस्पांसेस और कमेंट्स दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मिलते हैं कल।